गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, आपका अगर हम बात करते हैं तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो आज टॉपिक है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ आपके बायो फर्टिलाइजर्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकते हैं उनको हम क्या कर सकें, कवर कर सकें। ठीक है। और उसके बाद में आपका जो अगला पार्ट रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वर्ड हम जब यूज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सर जो मैन्योर्स होता है वो एक प्रकार से प्लांट और एनिमल का क्या होता है, वेस्ट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है आपका जो सिंथेटिकली या केमिकली जिनको हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजर्स बोल देते हैं। एक चीज मैं बोलना भूल गया था आज, मतलब आज एक नई चीज जो है इनोवेट की है हम लोगों ने। वो इनोवेट ये है कि आज के बाद अगर किसी की भी वीडियो ऑन नहीं हुई ऑनलाइन में, तुरंत उसको हाथों हाथ पर्चा दे दिया जाएगा विद इन 5 सेकेंड। ठीक है। तो 5 सेकंड आपको देखा जाएगा कि अगर आपकी वीडियो नहीं रहती है तो आपको यहाँ से क्लास से हटा दिया जाएगा। आप चाहे कोई भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपका वीडियो ऑन होना चाहिए ड्यूरिंग द होल क्लास। 1 सेकंड के लिए नहीं, 2 सेकंड के लिए नहीं, 3 सेकंड के लिए नहीं। अगर आपका वीडियो बंद हुआ आप रिमूव कर दिए जाओगे। ठीक है। जल्दी से जो भी बच्चे हैं ऑन कर लीजिए ताकि आपका क्लास रेगुलर हो सके, वरना आपका हटा दिया जाएगा। कोई ध्यान नहीं है भाई इस चीज के ऊपर। वीडियो ऑन है तो आप क्लास अटेंड करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। रीजन मत देना, हमें रीजन सुनने की आदत नहीं है। संजय मलिक जी। हम्म, तो अब बोलना ना पड़े, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ 10 सेकंड अगर वीडियो आपकी बंद रही, आपसे ना तो पूछूंगा ना आपको बोलूंगा, आपका केवल हटा दिया जाएगा। ठीक है। ये आप जाने और उसके बाद आपके कर्म जाने कि क्लास कैसे लगाओगे और कैसे उसको पूरा करोगे, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि आप क्लास लगा रहे हो, वरना फिर क्लास से चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब आप 5-7 मिनट के लिए कहीं जा रहे हो तो फिर क्लास बंद करो और चले जाओ, वापस से आ जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका वीडियो बंद हुआ तो डेफिनेटली आप रिमूव हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो यहां पर हमने क्या बोला, आज आपका जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है दैट इज द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो डियर, वैसे तो अगर हम बात करें तो ये काफी एक प्रकार से ऐसा टॉपिक है जिसे हमें खुद को रिमेमराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं, जैसे आपके मैन्योर की वर्ड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो मैन्योर होती क्या है? मैन्योर हमारी वो थी जो आपके प्लांट और एनिमल के किससे, वेस्ट से प्रिपेयर होती है। और फर्टिलाइजर वो होते हैं जो सिंथेटिकली या फिर आपके केमिकली क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। समझ में आ गया यहां तक आपको? चलिए, इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका मैन्योर, मैन्योर में आप लोग बोलते हो कि सर मैन्योर जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक बल्की होती है, एक कंसंट्रेट होती है। मैंने क्या बोला, आपका एक मैन्योर बल्की टाइप होती है, एक आपकी कंसंट्रेट टाइप होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान करना पड़ेगा कि आपका बल्की कौन सा है और कंसंट्रेट कौन सा है। ठीक है। तो यहां पर जब बल्की की बात करते हैं कि बल्की मैन्योर कौन सा है, तो उसमें याद रखना कि जैसे आपका फार्म यार्ड मैन्योर है ना। अब बल्कि जो वर्ड आया है वो कहां से आया है, इस चीज को मैं आपको जो है यहां पर बताने की कोशिश करता हूं। तो मैंने क्या बोला, मैन्योर इज ऑफ टू टाइप। पहली कौन सी है आपकी, बल्की। बल्कि मतलब बल्क जो आपका वर्ड है, यहां से ये बल्कि वर्ड यूज हुआ है। और दूसरा यहां पर क्या है आपका, कॉन्सनट्रेट। देखो, जो आपका यहाँ पर बल्कि है उसमें क्या होता है कि आपका जो कंटेंट रहेगा, जो न्यूट्रिएंट रहेगा वो काफी कम रहता है, बट जो ओवरऑल अमाउंट होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। कंसंट्रेट फॉर्म में जो भी आपकी चीज रहेगी उसके अंदर क्या रहेगा, आपका ओवरऑल जो वेट रहेगा वो कम रहेगा, बट परसेंटेज ऑफ जो आपका न्यूट्रिएंट स्टेटस रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मैंने दोबारा आपको समझाता हूं। यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर हमने क्या बोला, बल्कि मैन्योर्स होती हैं उनके अंदर आपका ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो क्या रहेगा, आपका कम रहेगा, लेकिन इसके अंदर वेट जो रहेगा ओवरऑल वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा।
लेकिन इसमें ओवरऑल वेट कम होगा, बट यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट परसेंटेज रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर जो होती है वो आपकी वो मैन्योर होती है जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन जो होता है वो लेस देन 1% होता है। 0.5% के समथिंग क्या होता है इसमें नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। लेकिन आपने देखा होगा फार्म यार्ड मैन्योर आप कितनी अप्लाई करते हो सॉइल में, 20 टन अप्रोक्सीमेटली आप लोग अप्लाई करते हो, ठीक है, 10 टन 20 टन इस प्रकार से आप लोग अप्लाई करते हो, है ना, करते हो नहीं करते हो, है ना। तो ये आपका इतना अप्लाई करने के बाद भी हमारी नाइट्रोजन की होती है वो क्या रह जाती है, उसमें कमी रह जाती है, नाइट्रोजन की क्या रह जाती है, उसमें कमी रह जाती है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि उसके अंदर नाइट्रोजन की क्या रह जाएगी, आपकी कमी रह जाएगी, अगर आप बल्क में भी उसको अप्लाई करते हो तो भी, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या हुआ, जो आपका बल्की मैन्योर और आपका कंसंट्रेट मैन्योर। अब इनके एग्जांपल लिखना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले बल्की मैन्योर के अंदर आपका लिखना फार्म यार्ड मैन्योर, बल्की मैन्योर में क्या लिखना आपका, फार्म यार्ड मैन्योर। दूसरा आपका जो है इसके अंदर लिख सकते हो फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर के बाद उसके अंदर आप लिख सकते हो कंपोस्ट फ्रॉम फार्म एंड टाउन, कंपोस्ट फ्रॉम फार्म एंड टाउन, ठीक है। कंपोस्ट फ्रॉम फार्म एंड टाउन। दूसरा ग्रीन मैन्योर, दूसरा ग्रीन मैन्योर। या तो क्या होगा, वो आपका प्लांट का, एनिमल का, इनका रेजिड्यू होगा, या वो क्या होगा आपका, जब भी हम बात करेंगे रेजिड्यू नहीं होगा तो उसके अंदर आपका क्या होगा, ग्रीन मैन्योर प्लांट होंगे। मैं दोबारा समझाता हूं कि आपका मैन्योर दो प्रकार का, एक बल्की एक कंसंट्रेट। बल्की के अंदर क्या होगा, एक तो आपका जो वेस्ट है एनिमल का, प्लांट का, वो हो सकता है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, आपका जो ग्रीन मैन्योर रहेगी, जो आपके ग्रीन मैन्योर प्लांट कौन कौन से, जैसे कि ग्लिरिसीडिया है, सनहेम्प है ना, तो आपका या फिर ढेंसा है, इन्हें हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर की फॉर्म में यूज करते हैं। बोलोगे सर कैसे यूज करते हैं? भाई ग्रीन मैन्योर जो क्रॉप होती है ये एक्चुअल में लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। किससे बिलोंग करती है, आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। आई थिंक सो 2-3 स्टूडेंट नए आए हैं, उन्हें बता दूं कि वीडियो ऑन करना कंपलसरी है ड्यूरिंग द होल क्लास, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। चलिए, यहां पर मैंने क्या बोला, आपका जो बल्की मैन्योर है वो आपका, उसके अंदर हमारा ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में मैंने क्या बोला कि ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि लेग्यूमिनस होते हैं, जिनकी रूट में नोड्यूल्स होती हैं और जो क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। तो याद रखना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करेगा, तो डेफिनेटली ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ग्रीन मैन्योर प्लांट होते हैं ये आपके सेस्पेनिया है या फिर सनहेम्प है ना, ये आपके अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब करते हैं तो इनमें से दो प्रकार का डिफरेंस होता है। इनमें से अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करेगा वो सनहेम्प करेगा। कौन करेगा? सनहेम्प करेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन ऐड कौन करेगा आफ्टर द जो है उसको मिक्सिंग इन द सोइल, यानी कि सोइल में जब हम इन ग्रीन मैन्योर को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जो है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, तो उसका नाम है आपका ढेंचा। याद रखना वो कौन है, ढेंचा। अब क्वेश्चन बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ भाई कि जैसे मान के चलिए वो कहते हैं ना कि आपका इंश्योरेंस हुआ था, क्या हुआ था, आपका इंश्योरेंस हुआ था। इंश्योरेंस जब हुआ उससे पहले आप लोग जो है काम करते थे, करोड़ों का बिजनेस करते थे, आपका बहुत मतलब लाखों में चल रहा था, ठीक है, और आपके घर में आ रहे थे करोड़ों रुपए हर महीने, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप मरे तो इंश्योरेंस आपका जो था वो 1 करोड़ का था, कितने रुपए मिले? केवल 1 करोड़ रुपए। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो आपके नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हुआ, ठीक है। वहीं क्या था, आप कुछ नहीं कमा धमा रहे थे, ठीक है, और डेफिनेटली आपकी हालात जो थी वो बहुत बुरी थी, लेकिन आपका इंश्योरेंस करवाया हुआ था कि जैसे ही आप मर जाओगे घर वालों को कितने रुपए मिल जाएंगे, 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो वो वही हालात हुई कि आपका हुआ मरना, उधर से घर वाले क्या हो गए, अमीर। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो वो वही बात यहाँ पे क्या है, ग्रीन मैन्योर के अंदर आपके दो चीजें होती है कि जब वो एक्टिव स्टेज में है आपका प्लांट
तब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा किस में होगा, तो उस समय आपका जो यहाँ पर कौन करेगा, सनहेम्प ज्यादा फिक्स करेगा। लेकिन उनको आपका प्लांट मिक्स करने के बाद सोइल में जो नाइट्रोजन ऐड करेगा वो ज्यादा कौन करेगा, कौन करेगा, ढेंचा करेगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि जल्दी से ऐड करो, अपने आप का वीडियो ऑन कर लो वरना रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। एक सेकंड के अंदर आपको इस एक जो होता है वेटिंग रूम में डालना, एक होता है रिमूव करना। वेटिंग रूम में डालोगे आप वापस आ जाओगे, रिमूव कर दिया तो वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है उस क्लास में। अगली क्लास में आ सकते हो, उस क्लास को अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक दो को मैंने डाल दिया था अभी, और दोबारा हुआ तो फिर रिमूव हो गए, ठीक है। ये झटके के लिए था कि पहला झटका दे ही दूं, इस बार झटका नहीं डायरेक्टली मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड माय सिचुएशन कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमने जो बात की थी अभी, हमने क्या बोला, ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर में दो प्रकार, एक आपका बल्क और एक आपका कंसंट्रेट। बल्क में हमने देखा कि एक तो फार्मयार्ड मैन्योर जो वेस्ट वगैरह होता है, कंपोस्ट वगैरह प्रिपेयर करते हो, और दूसरा हमारा क्या होता है, ग्रीन मैन्योर होता है। अब आते हैं कंसंट्रेट के ऊपर। देखो कंसंट्रेट जो मैन्योर होता है वो कैसा मैन्योर होता है। कंसंट्रेट मैन्योर के अंदर आप लोग जो बोलते हो, जैसे मान के चलिए आपके ऑयल केक होते हैं, ऑयल केक जानते हो क्या होता है, ये वो केक नहीं होते जो जन्मदिन पर काटते हो, केक काटने के बाद जो बच जाता है, अच्छा तेल निकालने के बाद जो बच जाता है, खड़, ठीक है। अच्छा, तो देखो आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा मस्टर्ड केक, है ना। मस्टर्ड जो आपका ऑयल निकालने के बाद जो आपका वेस्ट बचता है उसे आप लोग क्या बोल देते हो, मस्टर्ड केक बोल देते हो। ग्राउंडनट का ऑयल निकालने के बाद जो वेस्ट बचेगा ग्राउंडनट केक बोल दोगे। उसे एनिमल के फीड के लिए भी आप लोग क्या करते हो, यूज करते हो। तो वो जो आपका वेस्ट बचता है उसको आप लोग क्या बोल देते हो, कंसंट्रेट फीड बोल देते हो, उस केस में जब आप एनिमल को फीड करवाते हो। उसी को आप जब मैन्योर की फॉर्म में यूज करोगे उसे आप कंसंट्रेटेड मैन्योर बोल दोगे। देखो मैंने ध्यान से सुनना, क्या बोला, कंसंट्रेटेड फीड बोल दोगे अगर आप एनिमल को फीड करवा रहे हो। कंसंट्रेटेड आप जो है आपका मैन्योर बोल दोगे जब आप उसको सोइल में क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। दोनों काम किए जा सकते हैं, तो याद रखना सोइल में मिक्स करोगे तो मैन्योर आ जाएगा, और अगर एनिमल को फीड करोगे तो कंसंट्रेटेड फीड आ जाएगा। है वो या तो फीड है या वो आपका क्या है, मैन्योर है, ठीक है। चलिए लिखो, तो इसके अंदर आपका सबसे पहले आएगा ऑयल केक। ऑयल केक पहला क्या आएगा आपका, ऑयल केक। जो आपका कंसंट्रेटेड फीड आपका मैन्योर है उसके अंदर एग्जांपल लिखिए, सबसे पहले ऑयल केक। दूसरा एग्जांपल लिखिए, दूसरा एग्जांपल लिखिए ब्लड मील, ब्लड मील। और जो ऑयल केक है वो तो आप बाद में आइडेंटिफाई कर लोगे, लिखना चाहो तो उसमें लिख भी लो, चाहे ग्राउंडनट केक लिख लो, मस्टर्ड केक लिख लो, वो लिखना चाहो लिख सकते हो आप, ठीक है। अब लिखिए मीट मील। तीसरा आप लिखिए ब्लड मील के बाद मीट मील। और चौथा नहीं होता, ठीक है, मेनली यही होते हैं, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जब हम बात करते हैं फार्मयार्ड मैन्योर तो लिखना, फार्मयार्ड मैन्योर लिख लो, और ये क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा, कैसे प्रोवाइड करवाएगा वो चीज लिख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये लिख लो फार्मयार्ड मैन्योर, उसके अंदर क्या है 0.5% आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। 0.5% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। 0.2% इसमें क्या होता है, P2O5 यानी कि फॉस्फोरस। और 0.5% ही इसमें क्या होता है आपका, पोटाश। चलिए, अगला लिखिएगा सीवेज एंड स्लज। जरा बताइए इसको सीवेज एंड स्लज क्यों बोल देते हैं, दो वर्ड क्यों यूज किए।
ये आपका लिक्विड वेस्ट होता है, ये आपका सॉलिड वेस्ट होता है। ये आपका क्या होता है? लिक्विड वेस्ट होता है, और ये आपका सॉलिड वेस्ट होता है। तो दोनों आपको पता है, सीवरेज जो होता है देखा होगा, उसके अंदर आपके दोनों वेस्ट होते हैं, यस और नो? तो लिखना सीवेज एंड स्लज के अंदर नाइट्रोजन होता है 0.83। नाइट्रोजन कितना रहेगा? 0.83%। फॉस्फोरस जो रहेगा P2O5 0.22%, 0.22%। उसके बाद आपका पोटास रहेगा 0.04%, 0.04%। देखो भाई, ये सारी चीजें आपको पीपीटी में नहीं मिलेगी, इसलिए लिख लेना, ना ही आपको नोट्स में मिलेगी कहीं। फिर मत बोलना कि सर ये दिया नहीं गया था, बताया नहीं था। लिखवा रहा हूँ, टाइम में भी आपके साथ स्पेंड कर रहा हूँ। अगर आप छोड़ के जाते हो क्लास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको बार बार बता रहा हूँ। बाद में मत बोलना कि सर ये हमें तो मिला ही नहीं है, मैंने आपको लिखवा दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ डेटा आपके पास होना चाहिए। अगला लिखो, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी किसका रहेगा? कंसंट्रेट का रहेगा या फिर आपका बल्क का रहेगा? क्योंकि बताया था ना मैंने कि फार्म यार्ड मेन्योर के बाद आपका कंपोस्ट वर्ड यूज किया था, तो कंपोस्ट भी किस में आता है? बल्क में आता है। लिखना नाइट्रोजन इसमें है 1.2 टू 1.6%, 1.2 टू 1.6%। दूसरा लिखिएगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इसमें लिखिएगा 1.82%। और पोटास इसमें लिखिएगा 0.5 टू 0.75%, 0.5 टू 0.75%। समझ में आया? और मेन स्पीसीज कौन सी यूज की जाती है वर्मी कंपोस्ट के लिए? आइशिनिया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। वैसे दो स्पीसीज होती हैं, लेकिन मेजर जो यूज की जाती है आपके लिए वो आप लिख लीजिएगा, एसिनिया फोर्टिडा। चलिए, अब आपका लिखिएगा ग्रीन मैन्योर। अगली जो हेडिंग है वो ये डाल लीजिएगा, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में लिखो सबसे पहले सस्पेनिया एक्यूलेटा। दूसरा है क्रोटोलेरिया जुनसिया, सनहेम्प, काउपी, बरसीम, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। देखो इसमें क्या होता है, इन सभी के अंदर ही आपको रूट में नोड्यूल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? रूट में नोड्यूल देखने को मिलेगा। आपको मैं एक बात बता दूं, यहां पर जो आपका काउपी है, ये एक ऐसी क्रॉप है जो कि एज ए आपकी फोडर यूज की जाती है,
एज ए ग्रीन मैन्योर यूज की जाती है, और एज ए पल्सेस भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज यूज्ड एज ए फोडर, ग्रेन और सॉरी लेग्यूम एज वेल एज ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप, फोडर, लेग्यूम एंड एज वेल एज ए ग्रीन मैन्योर क्रॉप। समझ में आया? तो इस चीज को लिख लीजिएगा कि क्रोटो सॉरी आपका विग्ना एनग्युकुलाटा जो है यानी कि काउपी जो है वो एज ए यूज की जाती है तीनों फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ भाई, आपका आ गया? ये आपका है रूट नोड्यूल। अब जो आपका स्टेम नोड्यूल होता है, एग्जाम्पल वैसे दो है लेकिन एक जरूर याद रख लेना, आपका सेस्बेनिया रोस्ट्रेटा, सेस्बेनिया रोस्ट्रेटा, जो कि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये रूट नोड्यूल है तो स्टेम नोड्यूल कौन सा है। तो सेस्बेनिया की ही स्पीसीज होती है कौन सी, आया समझ में? चलिए, सेस्बेनिया रोस्ट्रेटा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलिए अब लिखो भाई sheep and goat manure, sheep and goat manure। sheep and goat manure, नाइट्रोजन 3%, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन इसी में होता है, नाइट्रोजन 3%, फॉस्फोरस 1%, पोटास 2%। फॉस्फोरस 1%, पोटाश 2%। ठीक है, पोल्ट्री के अंदर नाइट्रोजन आपका जो रहेगा, इसमें भी 3% लिखा जाता है, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि हाईएस्ट नाइट्रोजन किस में है तो आपका किस में रहेगा, शीप मैन्योर में मोस्टली होता है। ठीक है, और फॉस्फोरस अगर पूछ ले तो पोल्ट्री मैन्योर में सबसे ज्यादा होता है। किस में होता है? पोल्ट्री में। पोल्ट्री में कितना होता है? 2.65%, 2.65%। और पोटास जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1.4%। पोटास कितना रहेगा? 1.4%। हो गया? चलिए, अब जो है आपके जो कंसंट्रेट केक होते हैं, कैस्टर केक है, कॉटन है, ग्राउंडनट है, लीन सीड है, तिल या सीसमम आपका है, महुआ केक है, नीम केक है, इनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास सभी में होता है वैसे तो। ठीक है, आपको कल टेबल इसका मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टेबल। अभी प्रेजेंट है लेकिन अभी लिखवाऊंगा तो फिर आपको टाइम ज़्यादा हो जाएगा,
इसका बना बनाया टेबल आपको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह मिल जाएगा। तो आप उस टेबल को क्या कर लेना, वहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कोई करे ना करे, तुम लोग डाउनलोड मतलब उसको मेंटेन कर लेना, डेफिनेटली वहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई शक? और हाँ, एक चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब आपका कौन सा ऐसा केक है, या कौन सा ऐसा आपका एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, या कौन सा ऐसा बल्कि ऑर्गेनिक सॉरी कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है जिसको अप्लाई अगर सोइल में करें तो सी एन रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होने की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। महुआ केक, ठीक है, कौन सा होता है, महुआ के, क्योंकि इसका सी एन रेशो जो होता है वो काफ़ी वाइड होता है। तो इसकी वजह से अगर इसको यूटिलाइज किया जाएगा तो डेफिनेटली ये क्या कर दिया जाएगा, आपका जो है ये कहीं ना कहीं सोइल के अंदर आपका जो ऑर्गेनिक सॉरी सी एन जो रेशियो है उसको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई यस और नो? अच्छा, ये आपका हो गया। ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ जी, ग्रीन मिनोर में दिखवाऊंगा, रुक जाओ 1 मिनट। अब आपका जो एक बचता है, जैसे मैन्योर जो एनिमल ओरिजिनेटेड होती है, जिसमें अगर हम बात करें तो आपका ब्लड मील है, फिश मैन्योर है ना, आपका बोन मील है ना, इससे आपका यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस प्रोवाइड होता है। लेकिन ये आपके मेरे अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो आप इसको याद नहीं करोगे। ये डेटा भी आपका काम का नहीं है। देखिए, आपका अगला जो पार्ट है मैन्योर के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले याद रखना कि ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर होते हैं, इसकी आपको पीपीटी जो है वो मिल जाएगी। फर्टिलाइजर का आपको पूरा का पूरा पीपीटी कंटेंट जो है आपको मिल जाएगा। इसको चाहे आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन याद रखना आप नोट डाउन जरूर कर लेना, कहीं ये ना हो कि बाद में आपका रह जाए, ठीक है। ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, एक दो बातें लिख लेना। सबसे पहले तो लिखो, वर्ल्ड का पहला फर्टिलाइजर कौन सा है? क्या क्या क्या, दोबारा बोलना। एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। अच्छा, और इंडिया का पहला प्रोडक्ट कौन सा है? हाँ, ये भी आपका क्या है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। चलिए, तो लिखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले जो इनको क्लासिफाई किया जाता है, कितनी क्लासेस में, मेन 3 क्लास होती है। कौन कौन सी? एक होते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर, एक होते हैं मिक्स फर्टिलाइजर, और एक आपके क्या होते हैं, कंपाउंड फर्टिलाइजर, ठीक है। सबसे पहले आपके जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर है, वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं, जो कि आपका प्योर, उसके अंदर केवल क्या प्रेजेंट होता है, केवल और केवल आपका एक सिंगल आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। सिंगल क्या होता है उसके अंदर है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। बोलोगे सर कैसे? देखो भाई, आप लोगों को पहले एक काम करिए, पहले क्लासिफिकेशन जो है उसको लिखने का काम मत करिए, सुन लो पहले, मेरी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारी की सारी जो है आपकी उसके अंदर प्रेजेंट है, एक एक लाइन वहां पर लिखी हुई है, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है।
नहीं है पीपीटी, वरना मैं आपको दिखा देता, उसमें अवेलेबल है आपके। जब आप लोग ओपन करोगे उसको तो उसमें अवेलेबल है ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? एक सेकेंड में आपको दिखाई देता हूँ। पर इसमें भी नहीं है अवेलेबल, बाद में देखना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर वन बाय वन। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजर्स को आप लोग 3 क्लास में डिवाइड कर देते हो। पहली आपकी क्या होगी, स्ट्रेट होगी, दूसरी आपकी क्या होगी, कंपाउंड होगी, और तीसरी आपकी क्या होगी, मिक्स्ड होगी। देखो भाई, आपका जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है इसमें क्या रहेगा, आपको पता है कि आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, एन, पी और के। अगर आपका किसी भी फर्टिलाइजर में, जैसे कि यूरिया है, यस और नो, आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट है ना, इनमें क्या है, सिंगल सुपर फॉस्फेट में क्या अवेलेबल है, केवल और केवल आपका फॉस्फोरस अवेलेबल है। यूरिया में केवल क्या अवेलेबल है, नाइट्रोजन अवेलेबल है। म्यूरेट ऑफ पोटाश में केवल आपका क्या अवेलेबल है, पोटाश अवेलेबल है। बोलोगे सर आपका जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है इसके अंदर क्या होता है, साथ में क्लोरीन, लेकिन क्या क्लोरीन आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट आता है, नो, ये कौन सा होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो इसमें क्या अवेलेबल होता है फॉस्फेट के साथ, सल्फर। लेकिन सल्फर क्या आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, क्या होता है ये आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है। तो याद रखना, जब केवल आपका सिंगल प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा उसी केस में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोल सकते हैं। एस से स्ट्रेट, एस से सिंगल, ठीक है। दूसरा, कंपाउंड में क्या रहेगा, कंपाउंड होता है जब आपके 2 या 2 से ज्यादा आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, या तो 2 होंगे या तीनों होंगे, ठीक है। तो आपका ये इसका एग्जांपल जो जाता है वो कौन सा जाता है, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। मतलब डाई अमोनियम है, 2 आपके नाइट्रोजन है और 1 आपका फॉस्फोरस है, ठीक है। तो यह आपका यहां पर क्या हुआ, कंपाउंड फर्टिलाइजर हुआ, क्योंकि इसके अंदर 2 आपके क्या है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। उसके बाद आता है आपका मिक्स फर्टिलाइजर। भाई मिक्स का मतलब होता है कि आपका जैसे एक फर्टिलाइजर आपका यूरिया है, दूसरा फर्टिलाइजर आपका पोटाश है, अगर आप दोनों को मिक्स कर देते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ये मिक्स फर्टिलाइजर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आपका जैसे मिक्स करने की बात करते हो तो आप लोग यहां पर किस किस को मिक्स कर सकते हो, भाई आपके जब फर्टिलाइजर्स मिक्स किए जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर है उसके साथ किसी भी दूसरे फर्टिलाइजर को मिक्स नहीं किया जाएगा। जैसे यूरिया जो होता है उसके साथ अगर आप लोग किसी भी फर्टिलाइजर को मिक्स करते हो तो ध्यान रखें कि यूरिया हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। यूरिया का नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है कि जो एनवायरनमेंट से क्या कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो वहां पर जितने भी फर्टिलाइजर आपने अप्लाई किए हैं वो सारे कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा, मिक्स जो है कहीं ना कहीं वो हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से वो आपके पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते हैं किसके अंदर, फील्ड के अंदर। इसीलिए हमें उनको क्या होता है, आपका मिक्स नहीं किया जाता। तो यूरिया के साथ जब भी फर्टिलाइजर्स को मिक्स करते हो तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए तो जब फर्टिलाइजर आपके अप्लाई किए जाते हैं तो उनको सेपरेट सेपरेट आपका अप्लाई करने के मतलब सेपरेट सेपरेट ही अप्लाई किया जाता है, ठीक है। खासकर जब भी आपका इनिशियल स्टेज में आपने देखा होगा सीड के साथ अगर मिक्स किया जाएगा तो कभी भी यूरिया को सीड के साथ मिक्स नहीं करते हैं, हमेशा डीएपी को सीड के साथ मिक्स करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीएपी कभी भी हाइग्रोस्कोपिक नेचर नहीं होता, लेकिन यूरिया क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, ठीक है। अप्लाई रिक्वायरमेंट जो होती है नाइट्रोजन की होती है लेकिन यहां पर आपका डीएपी जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का ही क्या होता है, सोर्स होता है। इसीलिए तो जैसे वीट था, वीट के लिए मारामारी आपको पता है सबसे ज्यादा किसकी चली थी, डीएपी की। समझ में आ गया? चलिए, और अब हम अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर देखा फर्टिलाइजर, जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर देख लिया, और हाँ, अब हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके अंदर जैसे आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन कौन से होंगे, आपका फास्फोरस फर्टिलाइजर कौन कौन सा होगा, और पोटास फर्टिलाइजर कौन कौन सा होगा। मैं बस एग्जांपल नाम ले रहा हूँ
आपके लिखे हुए मिलेंगे, वहां से आपको नोट डाउन करने हैं, आप लोग लिख लेना। मैं आपको जस्ट नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है तो अमोनियम क्लोराइड आपका है ना। उसके बाद अमोनियम सल्फेट आपका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नाइट्रिक एसिड आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका, अब देखो ये भी फर्टिलाइजर्स आपस में डिवाइड होते हैं, कोई आपका अमोनिया वाले होते हैं, कोई आपके नाइट्रेट वाले होते हैं। मतलब क्या है इसका, कुछ फर्टिलाइजर आपको पता है आपका नाइट्रोजन जो है वो दो फॉर्म में आपका प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, एक आपका अमोनिया फॉर्म में, एक आपका नाइट्रेट फॉर्म में, ठीक है। तो जो अमोनिया फॉर्म में जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो अमोनिया फर्टिलाइजर हो जाएंगे, और जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में होती है वो हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रेट फर्टिलाइजर हो जाएगा। और कई फर्टिलाइजर जिसके अंदर अमाइड फॉर्म में भी क्या होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो वो आपका अमाइड फर्टिलाइजर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपका जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, और लिखने का क्या मतलब, वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट रहेगी। तो आपका जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है उसके अंदर जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट आ जाएगा, जिसके अंदर अमोनिया और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। या फिर सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, ये हमारे क्या है, आपके डायरेक्टली नाइट्रेट फर्टिलाइजर है। कैल्शियम नाइट्रेट में केवल क्या है, नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट में केवल क्या है नाइट्रेट है ना। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो दोनों फॉर्म होती है जिसके अंदर अमोनिया भी होगा और जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन भी होगा, तो ये जो आपका नाइट्रोजन रहेगा वो यहां पर याद रखना कि सबसे पहले जब भी हम इसकी बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है उसके अंदर क्या रहेगा, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि जब भी फर्टिलाइजर आपका आ रहा है कि, एक सेकेंड इनका मैं इलाज कर लूं सबसे पहले। चलिए भाई, लगाओ ना लगाओ मुझे कोई फंडा नहीं है, क्लास का हो चुके हैं आज 6 बच्चे रिमूव हो चुके हैं। आप भी ध्यान रखिए आगे से जो जो क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, अमाइड फर्टिलाइजर वो है, सॉरी अमोनिया और नाइट्रेट फर्टिलाइजर वो होते हैं जिसके अंदर दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है। और याद रखना कई बार क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर कौन सा है, मैंने क्या बोला, एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर भी जिसके अंदर दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती है, अमोनिया भी होगा और नाइट्रेट भी होगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आपका एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर बोल देते हैं। समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। और एक चीज ना, अमाइड फर्टिलाइजर जितने भी होते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है अमाइड फर्टिलाइजर जो है उसके अंदर क्या रहेगा, जैसे कि आपका कैल्शियम साइनाइट्रेट होता है तो वो CaCN2 होता है, उसको आप लोग यूज कर सकते, कैल्शियम साइनामाइड है ना इसको ये बोलते हैं। तो ये जो आपका होता है एज ए हर्बिसाइड भी अप्लाई किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन हो सकता है, विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ विच टाइप ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज आल्सो विच टाइप ऑफ ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज आल्सो यूज्ड एज ए हर्बिसाइड, ठीक है। तो अमाइड फर्टिलाइजर इज आल्सो यूज्ड एज ए हर्बिसाइड, ठीक है। उसके बाद है स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, स्लो रिलीज है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। पहले तो ये बताओ ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, पहले तो ये बताओ ये कॉन्सेप्ट है किसने दिया था। वेरी गुड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये जो आपका था वो दिया था, ठीक है। देखो आपका जब हम बात करते हैं, वैसे तो एक दिन हमने इसके बारे में डिस्कशन पूरा किया था, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर किया था कि नहीं किया था, सल्फर यूरिया नाइट्रोजन यूरिया, बताई थी कि नहीं बताई थी, नहीं बताई। अच्छा, नीम कोटेड यूरिया डिस्कशन नहीं किया हमने। तो सल्फर कोटेड यूरिया तो बस बात इतनी बतानी है कि सल्फर उसकी कोटिंग होती है, बात तो सेम है ना। नाइट्रोजन क्या होते हैं, धीरे धीरे रिलीज होते हैं, ठीक है। तो आपका यूरिया जो होता है वो आपका धीरे धीरे क्या होता है, रिलीज होता है, किसके अंदर, सोइल के अंदर, क्योंकि वैसे जो आपका यूरिया होता है वो क्या होता है, जल्दी लॉस हो जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। देखो यार, प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए टोटल जो भी हमारा जो आपका जैसे नाइट्रोजन है या फिर यूरिया है या फिर कोई भी आपका ऐसा फर्टिलाइजर है, मोस्टली जब आप अप्लाई करते हो सोइल में तो उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है,
ठीक है। उसी प्रकार से आपका इसके लॉस को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, स्लो रिलीज जो आपके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उनको हम लेके आए हैं। ठीक है, उनमें हमारा सबसे पहला नाम क्या आता है, नीम कोटेड यूरिया, जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इंडिया में सल्फर कोटेड यूरिया नहीं यूज किया जाता। रीजन इसका ये होता है क्योंकि इंडिया में मेजर सोइल है वो आपकी क्या है, आपकी एसिडिक सोइल है। मैंने क्या बोला, मेजर सोइल आपकी एसिडिक होने की वजह से, क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा है, और खासकर अगर हम बात करें तो एसिडिक अगर आप कंटेंट अप्लाई भी कर दोगे, अगर नहीं भी है सोइल, तो आपके एसिडिक होने के क्या रहते हैं, उसके चांसेस रहते हैं। तो इसी वजह से हम लोग वहां पर क्या नहीं करते हैं, आपका जो सल्फर आपका कोटिंग फर्टिलाइजर है उसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन नीम कोटेड यूरिया जो है आपका इंडिया में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका लिख लेना ये चीज़ें तो अभी मैं आपको नाइट्रोजन जब करवाऊंगा तब करूँगा। जो आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, मिनरलाइजेशन प्रोसेस है, और जो आपके नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी, जैसे जो आपका वोल्टलाइजेशन होता है ना, ये चीज़ें आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहे होंगे कि सर यहाँ से करवा दो ना। तो वो आपका जब एक्चुअल में न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले यही चीज़ हम कवर करते हैं। ठीक है, तो उस समय आपसे मैं पूछूंगा कि जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं उसमें सबसे पहले आप लोग इन्हीं चीज़ों को बताओगे कि जैसे फर्टिलाइजर के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, नाइट्रोजन कंटेंट कितना है। तो कल आपकी जो क्लास होगी, आज फर्टिलाइजर कंप्लीट करेंगे तो कल आपका जो न्यूट्रिएंट का क्लास होगा उसमें आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, उसमें आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि फिर नहीं होगा तो फिर देख लेना भाई, गलत बात होगी। अगला आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा जो है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। ये एग्जांपल आपके बहुत आ जाते हैं, डोंट वरी, ये लिखा हुआ है उसमें लिख लेना, आप लोग याद कर लेना। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में क्या आएगा, सिंगल सुपरफॉस्फेट आएगा, ट्रिपल सुपरफॉस्फेट आएगा, ठीक है, डायमोनियम फॉस्फेट आएगा, ये डीएपी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, मतलब जो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। दूसरे आपके होते हैं सिट्रेट एसिड सोल्यूबल, उसके अंदर ऑप्शन आता है आपका बेसिक स्लैग। ठीक है, दूसरा होता है आपका ऑप्शन डाई कैल्शियम फॉस्फेट। और इसके बाद जो है ऐसे जो फर्टिलाइजर जो कि दोनों ही सॉल्यूशन में क्या होते हैं, नॉन सोल्यूबल होते हैं, दोनों में ही क्या होते हैं, नॉन सोल्यूबल होते हैं। तो पहला आपका होता है रॉक फॉस्फेट और दूसरा आपका होता है बोन मील आपका रोस्ट्रीम्ड। ठीक है, तो ये आपका मिक्स नहीं होते हैं दोनों ही इसके अंदर, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फर्टिलाइजर का आपका हुआ एक नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हुआ, वो तो आपका वहीं हो जाएगा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हो गया। अब इनकी एप्लीकेशन पढ़ना है कि कैसे एप्लीकेशन इसकी अप्लाई करते हैं। चलिए, तो मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, अब ये भी आपके वैसे लिखे हुए हैं वहां पर अच्छे से, मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ, सुन लेना ताकि आपको बाद में दिक्कतें ना आए। देखो, अरे यार कॉपी पेन छोड़ दो, बात मानो, वहां पे लिखे हुए हैं, सच में लिखे हुए हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी लिखवा देता हूँ ना आपको। ठीक है, 5 मिनट लगा लेना वहां पर, मैं मानता हूँ आपकी यहाँ के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपका होता है, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। चलिए, सबसे पहला क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग। आपको पता है डायरेक्टली फील्ड में क्या कर देते हैं, बिफोर द सोइंग, आफ्टर द सोइंग, और इंटर कल्चरल जब प्रैक्टिसेस करते हैं तब भी हम जब इरिगेशन करते हैं तो उस समय क्या कर देते हैं, उसमें अप्लाई कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो आपका इरिगेशन के बाद में अप्लाई करते हैं कि इरिगेशन के पहले अप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि रीजन क्या होता है, देखो मतलब मेन रीजन ये होता है, ऐसा कोई ये नहीं कि इरिगेशन के पहले बाद, मेन ये है कि अगर इरिगेशन करते टाइम या आपका जब सोइल वेट है उस समय अगर हम अप्लाई करेंगे
तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो फर्टिलाइजर है वो मिक्स हो जाएगा इजीली। दूसरा, वो आपका रूट जोन में चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा? रूट जोन में चला जाएगा। अब क्वेश्चन जो है, कुछ महान आत्माएं ये भी कर सकती हैं कि सर अगर हमने आपका इरिगेशन के टाइम पर अप्लाई करवाया तो पानी के साथ वो लीच डाउन भी क्या हो जाएगा? कर जाएगा। समझ में आया? तो नुकसान हो जाएगा सर, इससे अच्छा है कि हम बाद में अप्लाई करें। तो बाद में कब करोगे भाई? जब ड्राई हो जाएगा तब करोगे, ठीक है? तब तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपका फर्टिलाइजर जो है वो तभी आपका प्लांट को अवेलेबल हो पाएगा जब आपका प्लांट वाटर को क्या करता है? अपटेक करता है। क्योंकि पहले वो वाटर के अंदर मिक्स होगा और वाटर में मिक्स होने के बाद ही वो प्लांट के द्वारा क्या किया जा सकता है? अपटेक किया जा सकता है। तो इस बात को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ड्यूरिंग द वेटिंग ऑफ सॉइल, चाहे वो इरिगेशन के टाइम पर है या उसके बाद में है, तो उसी समय आपका सॉइल में जो अप्लाई करवाते हो तभी वो क्या करता है? आपका अपटेक करता है। तो पहला क्या हुआ? ब्रॉडकास्टिंग हुआ। ब्रॉडकास्टिंग प्लांटिंग के टाइम पर, प्लांटिंग के बाद में भी, और क्या किया जा सकता है? इसको आपका अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा होता है प्लेसमेंट। दूसरा हमारा जो है ब्रॉडकास्टिंग के बाद दूसरा टाइप क्या आता है? आपका प्लेसमेंट। देखो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट जब वर्ड है वो आपका काफी एक इफेक्टिव वर्ड बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, प्लेस करना, पर्टिकुलर जगह पर क्या करना? उसको रख देना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आपका प्लेसमेंट बोल देते हैं। मैं दोबारा समझाता हूं, पर्टिकुलर जगह पर क्या कर देना? उसको प्लेस कर देना, रख देना। बोलोगे सर ये क्या होता है? देखो भाई, आपको पता है प्लांट कहां से न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा? सोइल से करेगा। सोइल में भी रूट के द्वारा करेगा। रूट जोन में जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपका जो न्यूट्रिएंट है वो मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है। क्या हो सकता है? आपका मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर आप सरफेस के ऊपर अप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा? वो रन ऑफ लॉस भी कर सकता है, किसी दूसरे फील्ड में भी जा सकता है। दूसरा क्या होगा, अगर आप उस सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हो तो अगर आपका लैंड का स्लोप ज्यादा है तो पानी के साथ बह के वो इस प्लेस पर भी आपका आ सकता है। लेकिन अगर आपने रूट जोन में अप्लाई कर दिया तो जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा वो वहां पर आपका पानी के साथ सोल्यूबल हो जाएगा और प्लांट को क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब प्लेसमेंट किया जाता है तो सबसे पहले याद रखना कि वो आपका बैंड प्लेसमेंट, हम इसमें वर्ड यूज करते हैं क्या? आपका बैंड प्लेसमेंट। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसके अंदर बोला जाता है कि सर डबल बैंड प्लेसमेंट, आपका सिंगल बैंड प्लेसमेंट। तो सिंगल बैंड प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब प्लोइंग करते हो तो एक साइड में, प्लांट की एक साइड में क्या किया जाएगा? आपका अप्लाई कर दिया जाएगा। दूसरा डबल बैंड का मतलब क्या होता है? ये रो थी, रो के दोनों साइड आपका फर्टिलाइजर अप्लाई किया जाए। तो देखो दोनों साइड आपका एक प्रकार से वेस्टेज ज्यादा होता है, लेकिन सिंगल साइड से क्या होता है? आपका अप्लाई किया जा सकता है। बोलोगे सर यहां पर क्या होता है? रूट तो दोनों तरफ मूवमेंट करती है तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से फर्टिलाइजर अपटेक किया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, एक प्रकार से क्योंकि प्लांट के रूट जोन में अगर चला गया है तो सिंगल प्लेसमेंट भी किया जा सकता है, लेकिन नीड के अकॉर्डिंग अगर प्लांट आपका ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसको फर्टिलाइजर की तो हमें डबल बैंड प्लेसमेंट भी किया जा सकता है। तीसरा आपका होता है रिंग प्लेसमेंट। तो रिंग प्लेसमेंट आप किस में करते हो? ट्रीज में करते हो। उसके अंदर आपका क्या किया जाएगा? रिंग फॉर्म में आपका जो है गड्ढा खोद कर और उसके चारों ओर क्या कर दिया जाएगा? अप्लाई किया जाएगा। आपका आपने देखा होगा, खासकर जो प्लांट अगर आप लोग ग्रो करवा रहे हो घर के अंदर तो आपने उसको गड्ढे में खोद कर कई बार आपने फर्टिलाइजर अप्लाई भी किए होंगे, है ना? तो वो आपका क्या होता है? रिंग प्लेसमेंट होता है। समझ में आया? और लास्ट में आपका आता है यहाँ पर, सॉरी लास्ट में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ये बोल सकते हो कि जो आपका प्लांट के अंदर जहां पे उसको रिक्वायरमेंट है वहीं पर उसको अप्लाई करना, तो ड्रिल फॉर्म में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखो बैंड प्लेसमेंट में एक्चुअल में क्या होता है, आप नीचे अप्लाई नहीं करते हो, सोइल के ऊपर ही अप्लाई करते हो, लेकिन प्लांट की ट्री के रो के साथ साथ करते हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन जब आपका क्या आ जाएगा, ड्रिलिंग आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर सोइल के इंडर साइड में आप अप्लाई कर दोगे। बैंड में क्या होता है, केवल इसके साथ साथ में रो के साथ लगाओगे, लेकिन जब ड्रिलिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका उसके जहां पर रिक्वायरमेंट है वहीं पर क्या कर दिया जाएगा, अप्लाई कर दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपने देखा होगा जो नॉर्मली खासकर हम लोग जब क्रॉप की सोइंग करते हैं तो उसका क्या होता है, वो आपका ड्रिल एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? ड्रिल एप्लीकेशन होता है। उसके बाद आपका पैलेट्स, आपकी गोलियों की फॉर्म में क्या होता है, आजकल देखे होंगे फर्टिलाइजर जो है वो कुछ अपने एरिया में तो, अपने इंडिया में तो नहीं है, लेकिन खासकर जो आपके जो डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए है या फिर आपका क्या कहते हैं
जर्मनी है या फिर कनाडा है, वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजर आपके जो है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये सभी आपके पैलेट की फॉर्म में आते हैं। पैलेट फॉर्म मतलब अगर अप्लाई कर दिया जाए तो फ्यूम्स की फॉर्म में क्या होते हैं, वो आपके रिलीज होते रहते हैं। फ्यूम्स की फॉर्म में क्या होते रहते हैं, वो रिलीज होते रहते हैं। तो आपके इंडिया में तो पैलेट्स मोस्टली बहुत कम है, लेकिन उसके बाद आप लोगों का बात करें तो यहाँ पर क्या आता है, फोलियर एप्लीकेशन आता है। तो फोलियर एप्लीकेशन आपने देखा होगा, जो चिलेटेड फॉर्म में फर्टिलाइजर होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, आपके चिलेटेड फॉर्म में। खासकर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको हम लोग अप्लाई करते हैं किस फॉर्म में, फोलियर फॉर्म में। करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका फोलियर एप्लीकेशन ऑफ ए फर्टिलाइजर। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। ऑनलाइन में एक दो को आता है, बाकी तो ओके। माइक भाई देखो, अगर वॉइस ज़्यादा है बैकग्राउंड में तो करना ही पड़ता है, इलाज ही क्या है ना। क्योंकि देखो बाकी डिस्टर्बेंस ना हो, वो इसलिए होता है क्योंकि देखो इस ये नहीं है, कोई लोग ये बोल देते हैं कि सर ये इगोइज्म है, ये है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार। ये रीज़न ये होता है कि क्लास अगर इफेक्टिव करनी है तो दोनों साइड से क्लास को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है ना। अब मतलब ये वैसे मैं नहीं करता, मतलब ज़्यादातर आपको फोर्स नहीं करता हूँ कि सारे बच्चे करें, लेकिन अब मजबूरी हो चुकी है यार। क्योंकि अभी आज सुबह एक मतलब 8 बजे के समथिंग की बात है, कॉल आई। कॉल आने के बाद क्या होता है, बोला जाता है कि मतलब मैं नहीं जानता था, आई थिंक सो ईएफओ में अभी कोई नया एडमिशन लिया होगा, एक लड़की है और बोलती है कि सर आप लोग क्लास में पढ़ाते हो तो उस समय समझ में ही नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हो, कर क्या रहे हो। मैंने कहा ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हुआ ना, आप हमसे पूछते हो, कभी ऐसा हुआ कि क्लास में पूछा ना हो, है ना, क्वेश्चन हम हमारे रेज कर पाते हैं ना, हम कुछ कर पाते हैं। मैंने कहा आप हो किस बैच में, पहले तो ये बताओ। ठीक है, तू बोलती है सर अभी नया एडमिशन लिया, आई थिंक सो 5-7 दिन हुए होंगे। तो कम से कम अभी क्या है कि ये चीज अब इफेक्टिव हो चुकी है कि आप लोग अगर वीडियो ऑन करके रखोगे तो कम से कम हमें भी पता चलता रहेगा कि भाई पढ़ रहे हो, कर क्या रहे हो। ठीक है, वरना हमें क्या पता, हमें तो इस चीज के बारे में नॉलेज भी तो नहीं है ना कि आप लोग कर क्या रहे हो। अगर आप लोगों के बारे में पता होगा कि भाई हाँ आप पढ़ रहे हैं, सारे के सारे बैठे हैं, अगर आप तो काम चल रहा है आपका कुछ और ही, और जाग आती है कई दिनों के बाद, भाई क्लास तो ली थी, ये कौन सी क्लास ली थी आपने, है? क्लास आपको तभी ली जा सकती है जब आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। तो ये चीजें बहुत गलत होती हैं कि बाद में आपका ब्लेम करना, तो इससे बेटर है कि हम अभी से प्रिकॉशन करना, यूज करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे काम नहीं किए जाते थे, लेकिन अभी इन 2-4 दिनों में काफ़ी काम स्टार्ट हो चुके हैं, आने वाले दिनों में ये करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है ना। वरना आप लोग मतलब आप तो सारे तो नहीं, लेकिन फिर भी 1-2% होते हैं, तो उन अवांछनीय तत्वों से बचने के लिए हमें हमें तो अपना फिल्टर लगाना ही पड़ेगा ना। उस फिल्टर को लगाने के लिए आप लोगों को देखो बलि को सभी को ही देनी पड़ती है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा, चाहे आप बुरा मानिए, अच्छा मानिए, सही मानिए, योर प्रॉब्लम, आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। ठीक है, और आज आपको बोल रहा हूँ, कल के बाद बोलूंगा भी नहीं, तुरंत रिमूव कर दिए जाओगे 1 सेकंड के अंदर। आपसे हम पूछेंगे नहीं कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है, करें या ना करें, हम आपको नहीं रखेंगे क्लास के अंदर अगर आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, सॉल्यूशन मुझे मत देना, आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। आपका पीछे अंधेरा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पीछे दीवार खराब हुई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग इस चीज को देखोगे कि यार दीवार खराब है, ये है, वो है, तो गलत चीज है वो। ठीक है, कोई इतना टाटा बिरला कोई नहीं है हम में से। ठीक है, हमारे घर की खुद की दीवार खराब है भाई, टूटी है, कच्ची है, पक्की है, कुछ भी है ना, लेकिन आप लोग वीडियो ऑन करोगे। हाँ, ब्लर कर सकते हो आप, ग्रीन स्क्रीन यूज कर सकते हो, सब कुछ यूज कर सकते हो, जूम बहुत तगड़ी चीज है ना, आप लोगों के पास ऑप्शन है। प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, सीएन रेशियो हो गया, न्यूट्रिएंट फिजिकल ग्रोथ, सॉइल टेस्टिंग, डोस्टी, इरोजन वाला हो गया था ना आपका। भाई अब एक चीज बचती है आपकी, क्या, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट, और सोइल का कोई भी पार्ट आपका नहीं बचता है। तो सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट वाला पार्ट है, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके 3 से 4 हो सकते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है
न्यूट्रिएंट के अंदर आप 4 चीजें पहले पढ़कर आओगे, सुन लो पहले क्या क्या पढ़कर आना है, ठीक है। पहला आपका है न्यूट्रिएंट के अंदर हर एक न्यूट्रिएंट का कौन सा फॉर्म एब्जॉर्ब किया जाता है, एनायन फॉर्म या केटायन फॉर्म। तो जो फॉर्म एब्जॉर्ब किया जाता है वो आपका फॉर्म आपको याद होना चाहिए। जैसे नाइट्रेट अगर बात करेंगे तो NO3 नेगेटिव होता है। क्या होता है? NO3 नेगेटिव होता है। कौन सा न्यूट्रिएंट सोइल में और कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट में मोबाइल है या इमोबाइल है? तो कितनी चीजें हुई अभी तक? 2। तीसरा आपको याद करके आना है कि किस न्यूट्रिएंट की वजह से डेफिशिएंसी कौन सी होती है। क्या बोला मैंने आपने? डेफिशिएंसी या डिसऑर्डर आपने सुने होंगे, खैरा डिजीज ऑफ राइस, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, दोनों ही किसकी वजह से होते हैं? जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा यहां पर है रोग हो रहा है। और तीसरा आपको यहां पर चौथा आपको यहां पर क्या करना है, फर्टिलाइजर जितने भी हैं उनके अंदर आपका नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, फास्फोरस कंटेंट कितना है, ये आपको जो है यहां पर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूं, आपका नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, फास्फोरस कंटेंट कितना है, ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। कर लोगे भाई? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई शक? हाँ जी, आपका जो डिसऑर्डर है उसको याद करना है, डेफिशिएंसी कहां पर है वो याद नहीं करना है। वो आपका जो पूरा का पूरा जब मैं करवाऊंगा तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा जब आपको न्यूट्रिएंट पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज कल की क्लास आपकी काफी इफेक्टिव रहेगी और काफी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रहेगा तो एक क्लास में कवर कर लेंगे, नहीं होगा तो 2 क्लास में कवर कर लेंगे। बट न्यूट्रिएंट ऐसा करना है ताकि जहां पर भी आपको लगे ना कि सर आज नहीं हो पाएगा तो उस क्लास को वहीं पे आप रोक लेना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपका क्लास आधे घंटे में खत्म हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे में खत्म हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 3 घंटे में खत्म हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूट्रिएंट की क्लास आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझ में आए, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं होगा। और यहां से गारंटी दे सकता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके आएंगे ही आएंगे। अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे अगर ढंग से पढ़ लेते हो तो उससे आपके क्लास से ही नंबर आ जाएंगे, क्लास से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन वही आ जाएंगे जो आप क्लास में पढ़कर जाओगे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उनको आप क्लास में जब आओगे तो एक बार ढंग से पढ़कर आए ताकि आपको भी याद हो। और दूसरा, जब क्लास में लगे कि हाँ सर ये ज्यादा हो रहा है तो वहीं पे रोक लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिएंट 3 क्लास में करवा दूंगा, 4 में करवा दूंगा, बट इतना बोल सकता हूं कि न्यूट्रिएंट इससे इफेक्टिव कोई नहीं करवा सकता है, ठीक है। इतना लिख के दे सकता हूं, आप लिखवा लेना चाहिए इस बात को, ठीक है। जो आपको क्लास में रहेगा वो याद भी हो जाएगा और पूरे अच्छे तरीके से याद हो जाएगा हर एक न्यूट्रिएंट आपका, ठीक है। कर लोगे इतना काम? कल आपका 4 जो आपके काम दिए गए हैं 4 काम याद कराओगे। और दूसरा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर जो करवा दिया वो पढ़ लोगे, वहां से पीपीटी में अवेलेबल है, एक बार पढ़ लेना जाकर, आधा घंटा दे देना उसको, और आधा घंटा जो अभी काम दिया मैंने उसको दे देना, 1 घंटा पढ़ लेना, बाकी हम कल आके करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, धन्यवाद, गुड नाइट।